नमस्कार विद्यार्थियों। लेक्चर 15 में हम वैदिक काल से महाजनपद काल तक की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने राजनीतिक व्यवस्था की बात की, इसके अलावा सभा समिति की बात की और महाकाव्य काल की राजनीतिक व्यवस्था की भी हम बात कर चुके थे। आज लेक्चर 16 में हम महाजनपद काल प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात 600 ईसा पूर्व के आसपास का काल माना जाता है। अब देखिए, सबसे पहले ये जो शब्द है महाजनपद, इसे समझना आवश्यक है। जन का अर्थ लोग होते हैं, व्यक्तियों का समूह। पद का अर्थ जहाँ वो निवास करते हैं, तो जहाँ व्यक्ति निवास करते हैं वो जनपद कहलाता है, और जहाँ बड़े स्तर पर व्यक्तियों का निवास स्थान होता है वो महाजनपद कहलाता है। तो यहाँ पर इस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में हमें 16 महाजनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। अर्थात उत्तर भारत में इस समय 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तात्पर्य ये है कि जो छोटे छोटे राज्य थे, शक्तिशाली राज्यों ने उन्हें अपने में शामिल करके और बड़े महाजनपदों का निर्माण किया, और इस प्रकार से ये जो बड़े महाजनपद हैं ये 16 महाजनपद हो गए। उत्तर भारत की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अधिकांशतः इनमें से 16 महाजनपदों में लगभग सभी उत्तर भारत में ही स्थित थे। केवल एक महाजनपद अश्मक जो था वो दक्कन क्षेत्र यानी कि दक्षिण भारत की तरफ स्थित था। तो यहाँ इस समय 600 ईसा पूर्व के आसपास हमें 16 महाजनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। अब इन 16 महाजनपदों की बात करते हुए हम ये चर्चा करेंगे कि इस समय की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो देखिए, हमने पहले चर्चा की थी कि वैदिक काल के अंतर्गत एक व्यवस्थित राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी, व्यवस्थित राजनीतिक इकाइयाँ थी। यहाँ भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान रही महाजनपद काल में भी, परंतु इसके साथ साथ यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का भी विकास हुआ। राजतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ साथ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का विकास भी इस समय हुआ महाजनपद काल के अंतर्गत। अब ये गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक व्यवस्था में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा, अंतर बताना चाहूँगा। देखिए, जहाँ प्रमुख जो राज्य का प्रमुख होता है या शासन का जो प्रमुख होता है वो एक व्यक्ति होता है, जिसे हम राजा या शासक कहते हैं। जहाँ राजा या शासक राज्य या शासन व्यवस्था का प्रमुख होता है, एक व्यक्ति में सत्ता जो केंद्रित रहती है, उसे हम राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। परंतु गणतंत्रात्मक व्यवस्था में मूल अंतर यह है कि राज्य की शासन व्यवस्था की जो बागडोर होती है वो व्यक्तियों के समूह में निहित होती है। अर्थात कुछ व्यक्तियों का समूह शासन व्यवस्था संचालन में अपना योगदान देता है, इसलिए इसे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। यद्यपि हम कई बार गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को एक ही मान बैठते हैं, परंतु वास्तविकता में इनमें मूलभूत अंतर होता है, जिसकी चर्चा हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की जब हम चर्चा करेंगे उस समय करेंगे। तो यहाँ पर राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आप समझ गए होंगे कि जहाँ का जिस क्षेत्र का या शासन व्यवस्था का प्रमुख एक व्यक्ति होता है, अर्थात जिसमें शक्तियाँ निहित होती है एक ही व्यक्ति में, वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था, और जहाँ पर व्यक्तियों के समूह के द्वारा शासन संचालन किया जाता है वो गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो महाजनपद काल में हमको एक नवीन बात ये देखने को मिलती है, नई बात देखने को ये मिलती है कि इस समय राजतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ साथ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का भी विकास हुआ। यद्यपि अधिकांशतः जो महाजनपद थे वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अधीन ही आते थे, परंतु 2 महाजनपद वज्जी और मल्ल, इन दोनों महाजनपदों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। तो देखिए, इस समय 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपद बहुत सारे थे। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, अस्मक, अवंती, चेदी, कुरु, पांचाल, इसके अलावा कंबोज, गांधार, तो वत्स, इस प्रकार से ये 16 महाजनपद जो थे उनमें 4 महाजनपद शक्तिशाली महाजनपद
बन गए थे। इनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये 4 प्रमुख शक्तिशाली महाजनपद थे। आगे चल करके मगध इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया और अंततः मगध ने सभी महाजनपदों को अपने में सम्मिलित कर लिया और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता विद्यमान हो गई थी मौर्य काल में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हम ये बात पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो मगध महाजनपद था वो बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था और सभी जो महाजनपद थे उन्हें अपने में सम्मिलित विजित करते हुए उत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम बार राजनीतिक व्यवस्था का सूत्रपात किया, अर्थात समस्त उत्तर भारत को एक ही राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत पिरोया। तो ये आगे की बात हम बाद में करेंगे। तो वर्तमान में हम बात करेंगे 4 शक्तिशाली महाजनपद थे, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। इसके अलावा हम अभी बात कर रहे थे कि राजतंत्रात्मक अधिकांशतः जो महाजनपद थे उनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान थी, परंतु 2 महाजनपद ऐसे थे, वज्जी और मल्ल, जिनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। इन वज्जी और मल्ल के अंतर्गत जो 10 राज्य थे, बुद्ध काल की बात कर रहा हूँ, बुद्ध काल के अंतर्गत जो 10 राज्य थे, यहाँ महाजनपद नहीं बोल रहा हूँ, राज्य बोल रहा हूँ। तो महाजनपदों में कई राज्य शामिल होते थे, एक महाजनपद में अनेक राज्य शामिल होते थे। तो इन 10 राज्यों में, बुद्ध काल के 10 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये 10 राज्य कौन से थे। अभी हमने बात की थी कि वज्जी और जो मल्ल है वहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी, जो महाजनपद थे। वज्जी जो संघ है उसमें 8 राज्य शामिल थे और मल्ल के अंतर्गत 2 राज्य थे, तो 8 और 2 10। इन 10 राज्यों के अंतर्गत गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। तो यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं महाजनपदों की, तो हमें यही ध्यान में रखना है कि अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी, परंतु 2 महाजनपद ऐसे थे, वज्जी और मल्ल, जिनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। और बुद्ध काल के, जब महात्मा बुद्ध का समय चला था, तो बुद्ध काल में वज्जी संघ के अंतर्गत 8 राज्य और मल्ल संघ के मल्ल महाजनपद के अंतर्गत 2 राज्य जो थे वो उनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान थी। तो कुल मिलाकर के 10 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं राज्यों की बात कर रहा हूँ, महाजनपद की बात नहीं कर रहा हूँ। महाजनपद केवल 2 ही ऐसे थे जहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी। आगे हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक एवं संवैधानिक व्यवस्था की। तो देखिए, इसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और उम्मीद है कि इसमें से आपके प्रश्न बने बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तो आप समझ गए होंगे। संवैधानिक व्यवस्था की बात जो हम कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से हमारे भारत का एक संविधान है, संविधान का तात्पर्य एक सामान्य कानूनों की संहिता होती है जो सभी पर समान तौर पर लागू किए जाते हैं। तो इसी प्रकार की वहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था किस प्रकार की थी या नहीं थी, या गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसकी चर्चा हम करेंगे इस समय प्राचीन भारत की। तो प्राचीन भारत में किस प्रकार की गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था थी, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो बुद्ध काल है, बौद्धकालीन जो गणराज्य हैं उनमें राजा या शासन का जो प्रमुख होता था वो निर्वाचित व्यक्तित्व होता था, अर्थात लोगों का समूह। अभी हमने बात की थी गण का तात्पर्य समूह होता है। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में लोगों के समूह के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बौद्धकालीन गणराज्यों में राजा या जो प्रमुख होता था वो निर्वाचित व्यक्ति होता था। इसका तात्पर्य ये है कि राजा का जो पद है वो यहाँ पर वंशानुगत नहीं रहा। कब? बौद्धकालीन समय में। तो इस समय जो राज्य के व्यक्ति होते थे, व्यक्तियों का जो समूह होता था, वो अपने शासक का या प्रमुख का निर्वाचन करता था, चुनाव करता था। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है उसमें यह बताया गया है कि जो लिच्छवी गणराज्य है, लिच्छवी गणराज्य को अर्थशास्त्र में राजा शब्दोपजीवी शब्द से संबोधित किया गया है। लिच्छवी गणराज्य के लिए राजा शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में मिलता है। तात्पर्य ये है
कि अर्थशास्त्र में ये बताया गया है कि जो लिच्छवी गणराज्य है वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य का राजा होता था। तात्पर्य ये है कि जब व्यक्तियों के द्वारा अपने शासक का या प्रमुख का निर्वाचन किया जाता है तो एक तरह से वो अपना प्रतिनिधि शासन कार्य चलाने के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, तो अपने आप में वो शासन का जो बागडोर है जो उनके पास है वो बागडोर अपने प्रतिनिधि को सौंपते हैं। तो इस प्रकार से लिच्छवी गणराज्य के लिए यही शब्द प्रयोग में किया गया है, राजा शब्दोपजीवी, अर्थात यहाँ का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने राज्य का राजा होता था। इसके अतिरिक्त हम बात कर रहे हैं कि राजा के अतिरिक्त एक शासन कार्य में सहयोग के लिए एक उपराजा होता था। इसके अतिरिक्त एक भंडारिक होता था जो कोषाध्यक्ष कहलाता था, एक तरह से जो टैक्स वगैरह कर वगैरह जो आते थे उनकी देखरेख का कार्य करता था। और एक सेनापति होता था जो सेना का संचालन करने के लिए रखा जाता था। तो इस प्रकार से उपराजा, भंडारिक और सेनापति राजा को सहयोग के लिए, प्रशासन में सहयोग के लिए इन पदों का भी उल्लेख हमको मिलता है, अर्थात ये पद भी उस समय प्रचलित थे। अब हम बात कर रहे हैं कि इस समय जब राजा को उसके सहयोग के लिए उपराजा, भंडारिक और सेनापति होते थे तो क्या वैदिक काल के अंतर्गत जब हम बात कर रहे थे राजनीतिक व्यवस्था की, राजा जो है वंशानुगत होता था और राजा को जनहित में शपथ लेनी पड़ती थी, जनता टैक्स भी देती थी, तो क्या उस समय भी दो प्रमुख अधिकारी होते थे। उस समय पुरोहित और सेनानी दो प्रमुख अधिकारी थे जो राजा को सहयोग के लिए होते थे। ये राजा के दो प्रमुख अधिकारी माने जाते थे। तो यहाँ पर आज हमने जो चर्चा की, संभव है कि आपके समझ में आ गया होगा। आगे हम इस प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक एवं संवैधानिक व्यवस्था की अगले लेक्चर में थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।